तुमको पता है मैंने कितनी पढ़ाई की थी। पूरा दिन रात एक कर दिया था पढ़ते पढ़ते। पर जब एग्ज़ाम्स का टाइम आया तो मैं कुछ याद ही नहीं आ रहा था, कुछ लिख ही नहीं पाई मैं। पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आएगा मेरा। और पर मेरी एक फ्रेंड है, वो भी कह रही थी वो तो 10-10 12-12 घंटे पढ़ती थी। इतना पढ़ने के बावजूद याद नहीं रहे तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। अगर आपके साथ भी ऐसे ही कुछ होता है कि आप बहुत पढ़ते हैं फिर भी आपको याद नहीं रहता, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम टू माय चैनल विजडम विंडो। मैं डॉक्टर सुनीता पलानी, एक कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट और NLP प्रैक्टिशनर। तो आज हम बात करेंगे पढ़ाई कैसे की जाए, क्या स्टडी टेक्निक्स हो, कैसे इतना हम पढ़ें कि हम स्मार्टली पढ़ भी लें और हमको एग्ज़ाम के टाइम पे याद भी रहे। अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और कई बार बच्चों को और स्टूडेंट्स को सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देने होते हैं, ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं। तो एग्ज़ाम्स तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं आज के समय में। तो लेकिन अब हमें कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह से करनी है, कब करनी है और उसका प्रोसेस क्या करना होना चाहिए, तो आज हम उसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जब भी पढ़ना शुरू करें तो बिल्कुल एम्प्टी माइंड से पढ़ना शुरू करें। आपके दिमाग में प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होने चाहिए कि मुझसे तो होगा ही नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा भी कि नहीं। और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करना शुरू करें। और हाँ, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आप उस समय आपका एनर्जी लेवल क्या है। तो कुछ लोगों को मॉर्निंग में पढ़ाई अच्छी लगती है, कुछ बच्चे या स्टूडेंट्स रात में पढ़ना चाहते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको पता करना है कि आप कब ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, सुबह या रात को, और कब आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम रहते हैं। तो ये आप अपने माहौल को देख करके और अपने एनर्जी लेवल को देख करके डिसाइड करेंगे कि आप मॉर्निंग राइज़र हैं या लेट राइज़र हैं, या आप देर से उठते हैं, रात भर पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल भी इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप रात पे पढ़ें या सुबह पढ़ें, बट जब भी आप पढ़ाई करें तो आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। आप एनर्जेटिक फील करें उस समय आप लेथार्जिक ना हो, नींद ना आए। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है और स्मार्टली हम कैसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम किन किन चीज़ों पर ध्यान दें। तो स्मार्टली पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, जो भी जितना भी सिलेबस है, उस सिलेबस को ही स्टिक करके आप पढ़ें, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ें और उस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी आपके पास मैटर है, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो आपने टीचर्स के नोट्स लिखे हुए हों या आपके क्लास नोट्स हों, उन सबको आप एक साथ रख करके पढ़ाई करेंगे। और जब भी पढ़ना शुरू करें तो एक टॉपिक, आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो टॉपिक आपको बहुत आसान लगता है, जो आपके लिए सिंपल है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उस टॉपिक से पढ़ाई शुरू करिए। इससे होता क्या है, इससे ये कि आपका इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ाई में। जब आप सिंपल टॉपिक को कवर कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो आपका मन करता है कि आप और भी आगे उसमें आप मोटिवेटेड रहते हैं आगे पढ़ने के लिए। इसके अलावा सिंपल टॉपिक पढ़ने के साथ जब भी एक आप टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जब आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आप लिखें अपने वर्ड्स में जो भी आपको रिटेन है, जितना भी याद है। ज़रूरी नहीं है कि पहली बार पढ़ने में ही आपको सारा कुछ याद आ जाए। अपने वर्ड्स में टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए
उसको अपने वर्ड्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो कई सारी चीज़ें आपको खुद क्लियर हो जाती हैं कि मुझे जितना भी याद आया, फिर आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपसे क्या चीज़ें छूट गई हैं, क्या मिस हुआ है। तो आप उसको दोबारा पढ़ें, रिवाइज करें और फिर से अगले दिन लिखें। और ये रेपिटेशन और ये रिवीजन आप अलग अलग इंटरवल्स पर करते रहें। और जैसे जैसे आप इसको जितना रिवाइज करते रहेंगे, आपके ब्रेन में वो चीज़ें इम्प्रिंट होती चली जाएंगी और वो मेमोरी आपकी शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज में चली जाएगी और आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। इसके अलावा आप इलैबोरेटिव तरीके से पढ़ें। कैसे? इसके लिए ज़रूरी है कि आप इलैबोरेट करें कॉन्सेप्ट को। किस तरह से? इसके कई तरीके हैं। आप या तो विजुअली कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, या आप ऑडियो के बेसिस पर। तो अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, जो भी लर्न किया है, उसको स्टोरी में कन्वर्ट करें। एक कहानी बना लें छोटी सी, उसको चीज़ों के साथ कनेक्ट करें, उसको अपने इश्यूज़ के साथ कनेक्ट करें। जब आप ऐसा कनेक्ट करेंगे तो आपका ब्रेन जो है उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करता है और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप रिकॉल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो के रूप में भी आप बहुत अच्छे से लेसन को या टॉपिक्स को याद रख सकते हैं। कैसे? आप अपनी ही वॉइस में अपनी बात को रिकॉर्ड करेंगे और उसी को सुनेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये तो मुझे याद है, ये मैंने सुना था। तो कई लोगों को चीज़ें सुनी हुई याद रहती हैं और कई हम लोगों को देखी हुई चीज़ें। जैसे ही आप देखते होंगे आपको याद होगा कि मूवीज़ में क्या हुआ था, लेकिन अगर ये कहानी कहीं रेडियो पे सुन रहे होते हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आता, जबकि मूवीज़ में ऑडियो और विजुअल दोनों चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। तो हमेशा टॉपिक को आप स्टोरीज से कनेक्ट करें और अपने जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस, जो पहले का नॉलेज है और जो नया कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, उसको उसके साथ अगर जोड़ेंगे तो मीनिंगफुल होगा। और जब वो मीनिंगफुल होगा तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। और कभी भी जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, अगर उसके बाद इजी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, इजी टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बट बहुत इजी भी नहीं है, तो उस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक लें, लेकिन अगर वो टॉपिक आप एक बार में कवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको चंकिंग करें, ग्रुप्स बनाएं, उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करें और उन सब टॉपिक्स को आप एक एक करके पूरा करने की कोशिश करें, जिससे कि अगर आप चंकिंग करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है इस चंक्ड इंफॉर्मेशन को ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाता है। अब इसके अलावा हम किस तरह से कर सकते हैं? इस तरह से आपकी एक एक्टिव रिकॉलिंग हो जाती है। जब आप एक्टिव होकर के रिकॉल करते हैं चीज़ों, लेसन को या टॉपिक को, तो आप याद भी कर पाते हैं। और जब भी आप एग्ज़ाम में याद लिखने की कोशिश करेंगे, जब लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये टॉपिक इस स्टोरी से कनेक्टेड था, तो आपको स्टोरी याद आएगी तो आपको टॉपिक भी याद आ जाएगा। अब इसके साथ ही साथ अगर आप किसी और को जो टॉपिक आपने पढ़ा है किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या अपने किसी फ्रेंड को या अपने परिवार में किसी को समझा रहे हैं, तो आप उसमें और ज़्यादा आपको क्लैरिटी रहती है। क्योंकि तब पता रहता है कि जब आपको किसी को समझाना है तो उसको समझाने के लिए आप उसमें और ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब भी आप पढ़ते हैं। इसके अलावा क्या पढ़ाई हमें दिन भर करनी चाहिए एट अ स्ट्रेच? नहीं, कभी भी एट अ स्ट्रेच 4-5 घंटे तक पढ़ना फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देता है। आपका ब्रेन इतने लंबे समय तक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने से इंटरेस्ट भी कम होता है और मोटिवेशन भी कम हो जाता है। तो हमेशा
आप इस टेक्निक को यूज़ करें। आप 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट या 1 घंटा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ें। 1 घंटा लगातार पढ़ें या 50 मिनट लगातार पढ़ें। उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आप 55 मिनट या 50 मिनट की पढ़ाई करें, फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लें। इस तरह से अगर आपने 10-10 मिनट का ब्रेक लेकर के 4 बार पढ़ाई की, यानी कि 55 में या 50 मिनट्स आपने 4 बार पढ़ा, तो दैट मीन्स आपका अराउंड 3-4 घंटे के 3.5-4 घंटे के आसपास आपकी पढ़ाई हो जाती है। और जो आपका ब्रेक होता है 10 मिनट का, उस ब्रेक में आपको क्या करना है? उस ब्रेक में आप या तो थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, या अपने परिवार वालों के साथ बात कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत थोड़ी देर के लिए ही सही सिर्फ बात कर सकते हैं जो आपके सामने हो। फ़ोन को बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं लगाना है, और ना ही यूट्यूब या टीवी देखते रहेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका टाइम किल होता रहेगा, और आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई से हटकर वहाँ चला जाएगा, आपको याद नहीं आएगा। या अगर ऐसा कुछ है तो हमेशा एक अलार्म लगा के रखें, और वो अलार्म आपको रिमाइंड कराएगा कि अब आपकी 10 मिनट का ब्रेक ख़त्म हो गया है और आपको फिर से पढ़ना है। इसके अलावा अब हमें क्या करना है? आप पढ़ाई कहाँ बैठ कर रहे हैं? जहाँ भी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन वाली सारी चीज़ें हटा दें। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही आपके सामने, आपके स्टडी टेबल पर केवल वही चीज़ें होनी चाहिए, वही चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी हैं। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं पढ़ाई करने के लिए, और ये एक तरह का कटर रहता है जो ब्रेन को बहुत ज़्यादा इम्बाइब कर देता है। ब्रेन उसमें फंस के रह जाता है। तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है आपके स्टडी इन्वायरमेंट को, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि हम कैसे स्टोरीज़ में फॉर्म कर सकते हैं। जब आप स्टोरीज़ में फॉर्म करते हैं, जब भी किसी चीज़ को आप एलाबरेट करते हैं स्टोरीज़ में या ऑडियो में, तो आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा समय तक प्रोसेस करता है। इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स क्या हैं? लाइफस्टाइल हैबिट से मेरा मतलब है आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपकी डीप स्लीप होनी चाहिए, आप हमेशा हेल्दी डाइट लें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, जो आपके बेरीज और नट्स में आपको मिलते हैं। आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज रोज़ करें जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, और ये आपके ब्रेन के न्यूरोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा चीज़ों को सॉर्ट आउट करके रखें, ऑर्गेनाइज करके रखें। और हाँ, इमोशनल ब्रेकडाउन या फिज़िकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे हो आपका दिमाग शांत हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड ना हो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करें। हाँ, थोड़ा बहुत सोशलाइजिंग ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों के साथ आप डिस्कस करते हैं, इसी टॉपिक को लेकर के डिस्कशंस होते हैं, तो कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। अभी आप पढ़ते हैं, एक चीज़ और, फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए। ये जब चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे अपनी पढ़ाई में, तो ये चीज़ें आपका ब्रेन जो है वो विजुअल इमेजेस को अच्छे से प्रोसेस करता है और आप चीज़ों को याद कर पाते हैं। नाउ वी कम टू द एग्ज़ाम। ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स वो हम कैसे अटेम्प्ट करें जब आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं? तो जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं, आप पूरा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आराम से पढ़ें, अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ लें,
और जो क्वेश्चन पे आपको बहुत आसान लगता है, आपको लगता है कि आप पूरा अच्छे से जानते हैं, जो आपके लिए सिंपल हैं, जो आपके लिए पढ़े हुए हैं, जो आपको याद है, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करें। ऐसा करने से आपके टाइम की बचत होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हो उनको आप अटेम्प्ट करें, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो उनको सबसे में अटेम्प्ट करें। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बनता रहे। हाँ, और अगर इसके पहले अगर आपने स्टडी के टाइम पे, अपने पढ़ाई के टाइम पे मॉक टेस्ट भी किए हैं तो उनको ज़रूर करें। वो एक तरह से आपको प्रैक्टिस दिलाते हैं, और जो एग्ज़ाम के टाइम पे जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को आप डील कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से आप उस मॉक टेस्ट को पूरा करते हैं। तो ये इस तरह की कई और टेक्निक्स हैं, और हम एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे आपके साथ। टिल देन